हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई, जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके के अंदर नर्सिस की सैलरी के बारे में। किस तरीके से और किन स्टेप से आप अपनी सैलरी को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सैलरी को। जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो उसको मैच करने के लिए हम लोगों को क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी, किस-किस तरीके से हम अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकें, ताकि जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको हम लोग मैच कर सकें, है ना? तो अच्छी लिविंग के लिए आप कैसे अपनी सैलरी इंक्रीज करेंगे, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस-किस तरीके से और कितने-कितने सालों में यहाँ पे सैलरी है वो इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2021 की। 2021 के अंदर यहाँ पे जो अपना सैलरी का इंक्रीमेंट आया था वो 3% आया था गवर्नमेंट की तरफ से। 2022 के अंदर भी सेम 3% का इंक्रीमेंट आया था, बट 2023 के अंदर यहाँ पे उस इंक्रीमेंट को बढ़ा के 5% कर दिया गया है। मतलब जो आपकी नॉर्मल सैलरी होती है उसके ऊपर आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5% की इंक्रीमेंट आया था 2023 के अंदर। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो अभी रिसेंटली जो हमारा पे है वो इंक्रीज किया गया है, और 2024 के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 5.5% का यहाँ पे हुआ है। ये बात रही गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ाई है। बट वहीं अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैक होम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जैसे आप लोग एनएचएस ज्वाइन करते हैं, एनएचएस ज्वाइन करने के बाद आप जब यूके के अंदर काम करते हैं एनएचएस के अंदर, तो जितना जितना ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते जाएंगे, उसी तरीके से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। बट एक सर्टेन लेवल के ऊपर आके वो सैलरी है वो वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंड्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डिफरेंट बैंडिंग के ऊपर डिफरेंट सैलरी होती है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस के ऊपर डिफरेंट सैलरी होती है। वो भी हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जो लोग बैंडिंग के बारे में नहीं जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बैंडिंग, उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर एक स्टाफ नर्स होता है, टीम लीडर होती है, इंचार्ज होते हैं, एएनएस होती है, एनएस होती है, उसी तरीके से यूके के अंदर बैंड्स में डिवाइड किया गया है। जो स्टाफ नर्स होते हैं वो बैंड 5 के ऊपर होते हैं। जो बैंड 6 होते हैं वो अपने इंडिया में टीम लीडर की तरह होते हैं। बाकी जो स्पेशलिटी नर्सेज, काफी सारी स्पेशलिटी नर्सेज भी बैंड 6 के अंदर आती है। वहीं बैंड 7 की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो बैंड 7 के ऊपर होते हैं। जो अपने इंडिया में जो इंचार्जेस होते हैं वो भी बैंड 7 के ऊपर ही होते हैं। उसका मतलब जो इंडिया के इंचार्ज है और यहाँ के बैंड 7 है वो सेम ही है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग बैंड 8 की, तो बैंड 8 के ऊपर जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं वो मेट्रेंस होते हैं। वहीं अपने इंडिया के अंदर जो भी एएनएस होती है वो एक तरीके से बैंड 8 होती है। मतलब एक एरिया की एक एएनएस हो गई, दूसरे एरिया की दूसरी एएनएस, तो उस हिसाब से यहाँ पे बैंड 8 बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बैंड 9 की। तो बैंड 9 मतलब अपने इंडिया के अंदर जो नर्सिंग डायरेक्टर हो गए, तो वो बैंड 9 तक पहुंचते हैं। यहाँ पे बैंड 9 उन्हीं को बोला जाता है जो नर्सिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैं जब भी आप वीडियो के अंदर आगे बात करूंगा तो बैंड 5 का मतलब स्टाफ नर्स है, बैंड 6 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपकी टीम लीडर है, बैंड 7 आपके इंचार्जेस हैं, बैंड 8 आपके जो एएनएस है मतलब मेट्रेंस है, और बैंड 9 मतलब आपके जो नर्सिंग डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। तो ये चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी। इसके अंदर एक चीज और ये भी बता देता हूँ कि जितनी भी नर्सेज यूके के अंदर काम नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी नर्सेज यहाँ पे एनएचएस के अंदर ही काम करती हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती हैं, कुछ केयर होम्स में भी काम करते हैं, कुछ क्लिनिक्स पे भी काम करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अलग-अलग टाइप की होती हैं। बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नर्सेज हैं वो यहाँ पे एनएचएस के अंदर काम करती हैं। हम लोग आज सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और आप ये देखना कि आपके लिए क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी फॉर ए नर्स। तो जब भी यूके के अंदर कोई बच्चा आता है, स्पेशली अगर कोई बाहर से आता है और यहाँ पे काम करता है, तो वो बैंड 5 के ऊपर काम करता है, मतलब स्टाफ नर्स की तरह काम करता है। तो जैसे ही वो बैंड 5 के ऊपर स्टार्ट करता है, जो उसकी इनिशियल सैलरी होती है वो 29,969 पाउंड, तो लगभग 30 लाख पर साल की आपकी, मतलब पर एनम आपकी यहाँ पे सैलरी होती है। ये थी एनएचएस की बात। बट अगर आप लोग प्राइवेट के अंदर काम करते हैं तो प्राइवेट के अंदर जो आपकी सैलरी है या तो सेम होगी या इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट आप लोग इस चीज के बारे में बिल्कुल भी ना भूलें कि अगर आप एनएचएस के अंदर काम करते हैं तो एनएचएस के अंदर आपकी सैलरी के साथ साथ आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एनुअल लीव आपकी होगी, सिक लीव आप लोगों की होगी, आपके पास यहाँ पे बर्थडे की भी लीव आप लोगों को मिलती है, आपको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, एनएचएस की पेंशन भी मिलती है। काफी सारी चीजें होती हैं जो एनएचएस आपको काफी ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो प्राइवेट की जो सैलरी होगी या तो एकदम सेम होती है जैसी आपकी एनएचएस की स्टार्टिंग सैलरी, या उससे थोड़ी ज्यादा होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है व्हाट सैलरी डू यू अर्न विद ईच एनएचएस बैंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैंड से उनकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज यहाँ पे होती है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो एनएचएस की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो बैंड 5 से होती है। बट बैंड 5 के अंदर भी टोटल मिला के 3 चीजों के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा सीनियोरिटी आपकी यहाँ पे होगी, उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। वैसे ही बैंड 6 के अंदर जितनी ज्यादा सीनियोरिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी सैलरी वहाँ पे होगी। वहीं बैंड 7, बैंड 8 और बैंड 9 के अंदर भी जितना ज्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है उतनी ज्यादा आप लोगों की सैलरी होती है। जो बैंड 5 की जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बताई थी 29,969 पाउंड, तो लगभग 30 लाख रुपए अपने इंडिया के हिसाब से पर ईयर की यहाँ पे होती है।
वहीं अगर मैं बात करूं जो सैलरी हमारी मैक्सिमम कहां तक जाती है अगर आप बैंड 5 पे काम करते हैं तो वो जाती है 36,483 पाउंड, तो लगभग 34 लाख या 35 लाख के आसपास आप लोग की यहाँ पे सैलरी चली जाती है जब अपने बैंड 5 के टॉप लेवल के ऊपर होते हैं, मतलब जब आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका होता है बैंड 5 का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बैंड 6 की सैलरी के बारे में, तो जो आपकी बैंड 6 की जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो होती है 37,339 पाउंड्स, और आप जब वहाँ पे सीनियर हो जाते हैं, मतलब अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आपकी सैलरी वहाँ पे इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है 44,962 पाउंड्स, तो मतलब लगभग 45 लाख पर ईयर के आसपास आप लोग की यहाँ पे सैलरी होती है जब अपने बैंड 6 के आप मैक्सिमम के ऊपर होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बैंड 7 के बारे में कि आपके बैंड 7 की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, तो बैंड 7 की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 46,000 पाउंड्स होती है, मतलब 46 लाख पर ईयर के यहाँ पे आसपास आप लोग की सैलरी होती है। बाकी हम लोग बैंड 8 और बैंड 9 की बात नहीं करेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बैंड 8 को बैंड 8A, बैंड 8B, बैंड 8C, बैंड 8D के अंदर डिवाइड किया गया है। वही बैंड 9 उसके बाद आता है, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जो वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी चली जाएगी। जो हमारा पर्पस है कि आप सैलरी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो वाला पर्पस यहाँ पे सर्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हर बैंड के हिसाब से यहाँ पे सैलरी डिस्क्राइब करी है, तो आप लोग जाके उस वाली वीडियो को देखें। अब हम लोग बात करने वाले हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हाउ डू यू इंक्रीज योर सैलरी। अगर आप सेम बैंड के अंदर लंबे समय तक काम करते हैं, मतलब बैंड 5 के ऊपर एज ए स्टाफ नर्स अगर आप लोग लंबे समय तक काम करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग लेते हैं, तो किस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी। तो जैसे आपका जो इनिशियल आपका मैंने बताया था कि आपकी 29,969 पाउंड्स आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पे होती है। वहीं अगर आप उसी बैंड के ऊपर बैंड 5 के ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे। वहीं आपके पास अगर 4 साल का बैंड 5 का एक्सपीरियंस होता है, तो फिर से आप लोगों की सैलरी वहाँ पे इंक्रीज होती है। तो सेम बैंड के अंदर रह के आप 3 टाइम अपनी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एक आपका इनिशियल, एक सेकंड फेज और एक आप लोगों का थर्ड फेज। तो ये अगर आप सेम बैंड में रहते हैं तो इस तरीके से आप लोग की सैलरी इंक्रीज होती है। जैसे ही आपके पास एनएचएस के अंदर बैंड 5 का 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है, तो बैंड 5 के ऊपर आपकी जो सैलरी है एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है, उसके ऊपर आप लोग की सैलरी इंक्रीज नहीं होती है। जो आप लोग की सैलरी है एकदम मैक्सिमम की अगर बैंड 5 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो 36,483 पाउंड्स के ऊपर आगे रुक जाएगी। इसका मतलब क्या है, फिर चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस ले लें या 15 साल का एक्सपीरियंस ले लें बैंड 5 के ऊपर, तो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज नहीं होगी। सिर्फ 4 साल तक आप लोग की सैलरी इंक्रीज होती है, उसके बाद आपकी सैलरी है वो एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगी। अब आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि किस तरीके से आप अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास द ओनली ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आपको अपना बैंड इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप बैंड 5 में काम करते हैं तो आपको बैंड 6 के इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। बैंड 6 के इंटरव्यूज के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जैसे ही अगर आपका बैंड 6 में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल आपकी बैंड 6 की सैलरी स्टार्ट होगी, फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद आप सेकंड स्टेज के ऊपर जाएंगे, और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप लोग थर्ड स्टेज के ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बैंड 6 के ऊपर बढ़ेगी। वहीं अगर बैंड 6 में हम लोग बात करें तो कुछ साल के बाद आपकी वहाँ पे भी सैलरी है स्टैग्नेंट हो जाएगी। अगर आपको फर्दर आपकी सैलरी इंक्रीज करनी है तो आपको बैंड 7 में जाना पड़ेगा। तो जो आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी भी बैंड में काम करते हैं तो एक लिमिट तक, एक एक्सपीरियंस तक आप लोग की सैलरी इंक्रीज होती है, उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाती है, आपको नेक्स्ट बैंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था आपके बैंडिंग सिस्टम के बारे में और किस तरीके से अपने बैंडिंग सिस्टम के अंदर आप लोग अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि सेम बैंड के अंदर और भी ज्यादा किस तरीके से हम लोग सैलरी कमा सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स। जो हम लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं उसका काफी अच्छा पे मिलता है। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, मतलब अगर आप लोग वीकेंड के ऊपर काम करते हैं, बैंक हॉलीडेज के ऊपर काम करते हैं, नाइट शिफ्ट के ऊपर काम करते हैं, तो आप लोग बैंड 6 से भी काफी ज्यादा कमा सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आप लोग बैंड 7 से भी काफी ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं चीजों के बारे में, या आप लोग वीडियो देखो, इसके अंदर आपको मैंने सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से आप लोग स्मार्ट वर्क के साथ अपना अच्छा सैलरी यहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन था, ठीक है। आपके हॉस्पिटल के अंदर एनएचएस प्रोफेशनल्स होता है, एक तरह की एजेंसी होती है जो कि एनएचएस की तरफ से चलाई गई है। अगर आप चाहें तो एनएचएस प्रोफेशनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एनएचएस प्रोफेशनल के अंदर भी काफी अच्छी आपको यहाँ पे पे रेट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आपको 3 शिफ्ट अपनी नॉर्मल करने के बाद जो 4 दिन की छुट्टी होती है उसके अंदर आप लोग 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर ही, और एनएचएस प्रोफेशनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको काफी अच्छी सैलरी देती है। बट ये चीज जरूर ध्यान में रखना, अगर आप लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट उठा रहे हो तो मेक श्योर वो तो नाइट शिफ्ट हो, या फिर वो वीकेंड हो, या फिर कोई बैंक हॉलीडे हो, वहाँ पे आपको काफी अच्छा वहाँ पे मिल जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हाउ मच डू प्राइवेट नर्सेज अर्न। काफी सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर अगर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है। तो जो आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल की जो सैलरी होती है, अगर हम लोग कंपेयर करें एनएचएस से, तो लगभग वो सेम ही होती है या फिर थोड़ी उससे ज्यादा होगी। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एनएचएस में काम करने के आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के अंदर इतने ज्यादा बेनिफिट्स आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये भी बताई थी कि 2021 के अंदर एनएचएस की सैलरी के अंदर 3% इंक्रीमेंट हुआ था, 2022 में भी 3% इंक्रीमेंट हुआ था, 2023 के अंदर 5% इंक्रीमेंट हुआ था, वहीं अभी 2024 के अंदर 5.5% यहाँ पे इंक्रीमेंट आप लोगों को मिला है। तो जो भी ये इंक्रीमेंट लगे हैं ये सिर्फ एनएचएस की सैलरी के ऊपर होते हैं। जो आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपका इनसे कोई भी लेना देना नहीं है।
तो कहीं ना कहीं एनएचएस में काम करना आप लोगों को वैसे तो बेनिफिशियल रहेगा, साथ में जो गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाती है वो सिर्फ एनएचएस के लिए लागू होता है। तो मेरे हिसाब से एनएचएस में काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, और जो बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो तो है ही एनएचएस के। तो प्राइवेट जो सैलरी है अगर हम लोग नर्सिस की कंपेयर करें तो लगभग लगभग आपके यहाँ पे सेम ही होती है या फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, डू यू अर्न मोर सैलरी एज एन एजेंसी नर्स और अ बैंक नर्स? तो उसका सीधा सीधा आंसर है यस। अगर आप लोग किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं, फिर अगर आप लोग बैंक नर्स है, तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी अच्छा कमाएंगे नॉर्मल एनएचएस स्टाफ से और प्राइवेट स्टाफ से भी, क्योंकि जो एजेंसी के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आप लोग को बताऊं, अगर हम लोग एक रेंज लेके चलें, जो एनएचएस की जो सैलरी होती है बैंड 5 के लगभग 13 पाउंड से लेकर 20 पाउंड तक वेरी करती है बीच में, कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पर आवर का रेट मिलता है। तो लगभग 13 पाउंड से लेके 20 पाउंड पर आवर आपको यहाँ पे मिलता है। बट वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एजेंसीज की, तो कुछ एजेंसी, अगर आप लोग केयर होम्स में जाके एजेंसी काम करते हैं तो स्ट्रेट आप लोग की शिफ्ट होती है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग नाइट शिफ्ट भी करें तो भी आपको सेम सैलरी मिलेगी, और अगर आप लोग डे शिफ्ट करेंगे तो भी आप लोग की सेम सैलरी मिलेगी, जो कि वेरी करती है लगभग 22 पाउंड से लेके 30 पाउंड के बीच में। आपको कुछ एजेंसीज 22 पाउंड्स पर आवर भी देती हैं, तो कुछ एजेंसीज आप लोगों को यहाँ पे 30 पाउंड्स पर आवर भी देती हैं। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को मिल रही थी एनएचएस के अंदर 13 पाउंड टू 20 पाउंड। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं केयर होम्स की, तो 22 पाउंड से लेके आप लोगों को 30 पाउंड पर आवर तक यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग हॉस्पिटल एजेंसीज की बात करें, जैसे कि मैं एजेंसीज के अंदर काम कर चुका हूँ, मैं केयर होम के लिए भी काम कर चुका हूँ, मैं हॉस्पिटल के लिए भी काम कर चुका हूँ। तो जो हॉस्पिटल की जो नॉर्मल सैलरी अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग आपको 36 पाउंड पर आवर मिलती है, जो कि आगे बढ़ के 45 पाउंड भी होती है, 50 पाउंड भी होती है। कहीं कहीं इमरजेंसी के ऊपर जाके आप लोग 55 पाउंड पे हो जाती है, जब उन लोगों को लगता है कि स्टाफ की शॉर्टेज है, वीकेंड है, या फिर आपके कोई बैंक हॉलीडेज हैं और उन लोगों को स्टाफ मिल नहीं रहा है नाइट शिफ्ट के लिए, तो आप लोगों को वो कुछ इंक्रीमेंट भी देते हैं, जो लगभग आपको 55 पाउंड्स पर आवर भी आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। इसके लिए भी अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो शेयर करी है, इसके अंदर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं कि मैंने अब काफ़ी सारी अपनी जो सैलरी स्लिप है यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर करी है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप लोग एक एजेंसी नर्स होते हैं या फिर अगर आप लोग एक बैंक नर्स हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो डिफरेंट होगी और काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल एनएचएस स्टाफ, है ना। अब बात करते हैं कि क्या आप लोग इंडिया से डायरेक्टली एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप इंडिया से डायरेक्ट आप लोग एजेंसी के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको आना है तो या तो प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ेगा, या तो केयर होम में आना पड़ेगा, या फिर आपको एनएचएस के अंदर आना पड़ेगा, जो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। यहाँ आने के बाद 6 से 7 महीने के बाद जब आप लोग यहाँ पे वेल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, अब मेरे को चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता है, नाउ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स, और आप लोग कॉन्फिडेंट अपने स्किल्स के अंदर भी, तो आप लोग किसी भी एजेंसी के साथ जाके अपना एनरोलमेंट वहाँ पे करवा सकते हैं। वो आपको कुछ कॉम्पिटेंसीज देंगे करने के लिए, जो कि ऑनलाइन होती है। अगर आप ज़्यादा ईगर हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो जैसे कि मेरे को मिला था, तो मैंने लगभग 2 दिन के अंदर वो कॉम्पिटेंसीज वहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। सारी की सारी ऑनलाइन कॉम्पिटेंसीज होती है ना। तो आप लोग किसी भी एजेंसी के अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप केयर होम के अंदर भी जाके एनरोल कर सकते हैं, चाहें तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं, फिर चाहें तो आप डिफरेंट एनएचएस हॉस्पिटल के अंदर भी जाके अपनी जो एजेंसी है उसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो सैलरी है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को वहाँ पे पैसा मिलेगा पर आवर के हिसाब से, लगभग 36 पाउंड, 35 पाउंड या फिर लगभग 50 पाउंड तक भी आप लोग की वहाँ पे सैलरी जाती है। बट हाँ, 6 महीने तक एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे वेट करें, आप लोग चीज़ों को जानें। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से पेशेंट से डील करते हैं, किस तरीके से पेशेंट से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना है। एजेंसीज ये भी बताएंगी कि किन किन हॉस्पिटल्स में उनका पैनल है, मतलब किस किस हॉस्पिटल में वो लोग अपनी नर्सेज को भेजते हैं, और साथ में आप लोग को कॉम्पिटेंसीज भी देंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और वो आपको कॉम्पिटेंसीज वहाँ पे क्लियर करनी है। काफ़ी ईजी होता है, ऑनलाइन एक तरीके से आप लोग का ई लर्निंग होती है वो, है ना, वो आप लोग कभी भी जाके कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो तब आराम से उसको करें। जैसे आपकी कॉम्पिटेंसीज कंप्लीट होती हैं तो आपको एजेंसी नर्स आपको जो आपकी शिफ्ट्स हैं वो देना स्टार्ट कर देती हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आपकी मर्जी है, आपको शिफ्ट लेनी है तो आप लो, नहीं लेनी है तो मत लो। अगर आपको लगता है कि आज नाइट की शिफ्ट के मेरे को ज़्यादा पैसे मांगने हैं, तो आप लोग सीधा उनसे बोल सकते हो कि मैं आज ये इमरजेंसी के अंदर मैं आपकी शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर भी अगर ये वाली शिफ्ट करूँ, तो या तो आप लोगों को मेरे को डबल पे देनी पड़ेगी, या फिर कुछ इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, या फिर यहाँ से अपने हॉस्पिटल तक जाने तक, जिस हॉस्पिटल में वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ जाने तक आपको मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये एजेंसीज आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोग यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। इवन आपका जो कम्यूट है, जो आपको जाने की अगर आपको कैब भी बुक करनी है, तो उसका भी पैसा वो लोग वहाँ पे करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एजेंसी नर्सिस जो हैं, जो बैंक नर्सिस जो हैं आपके हॉस्पिटल्स में, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टाफ इन एनएचएस। तो लगभग मैंने इस वाली वीडियो के अंदर सारे के सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं कि किस तरीके से एनएचएस के अंदर रह के, सेम बैंड के अंदर रह के अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। स्टैग्नेंट होने के बाद अपने नेक्स्ट बैंड के अंदर जाके उसके अंदर अपनी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज़्यादा कमाते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे मिथ थे और काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल भी करते थे, तो वो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। काफ़ी अच्छा आर्टिकल मैंने इसके ऊपर पढ़ा था, उसी को लेके वही एक रेफरेंस था जिसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। और जो एजेंसी नर्सिस, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं एज ए एजेंसी नर्स मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी काम किया है, काफ़ी सारे केयर होम्स में भी मैंने यहाँ पे काम किया है, लगभग मतलब मेरे आसपास के काफ़ी सारे केयर होम्स के अंदर मैंने यहाँ पे काम कर लिया है। तो उस एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है,
और आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आपको नॉर्मल सैलरी से आपकी जो सैलरी है उसको इंक्रीज करना है, इवन आप लोग अपनी सैलरी को डबल भी कर सकते हैं पर मंथ। अगर आप थोड़ा सही तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप लोग अपनी सैलरी को डबल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि उनको पहले पता चल गया कि कैसे कैसे अपने एजेंसी के साथ आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।